हेलो एवरीवन, दिस इज़ तमन्ना धीर, योर सोशल साइंस टीचर। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जिसका नेम है पावर शेयरिंग। अब ये जो टर्म है पावर शेयरिंग, ये दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है एक्चुअली, पावर और शेयरिंग। क्या मतलब होता है पावर का? पावर का मतलब होता है किसी चीज़ की अथॉरिटी मिलना, किसी चीज़ की ताकत मिलना, चाहे वो किसी लॉ के रिगार्डिंग हो, चाहे वो कोई डिसीज़न लेने की हो, या फिर वो किसी भी तरह का एक रूलशिप चलाने के लिए हो। तो किसी भी तरह की एक अथॉरिटी मिलना इज़ अ पावर। अब शेयरिंग का मतलब क्या है? उस पावर को किसी के साथ मिलकर बांटना, यानी कि एक ही जो कंसंट्रेशन है पावर का वो एक ही हाथ में ना होके उस पावर को काफ़ी सारे लेवल्स पे डिस्ट्रीब्यूट करना। यहाँ पे हम दो पॉइंट्स हैं हमारे, वो डिस्कस करेंगे, जिससे आप थोड़ा सा अच्छी तरह समझ पाएंगे कि पावर शेयरिंग क्या होता है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी क्या होती है? जहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो कौन इलेक्ट करते हैं? वहाँ पर बाय द पीपल जो है गवर्नमेंट इलेक्ट की जाती है। अब डेमोक्रेसी में क्या होता है? डेमोक्रेसी में एक्चुअली पावर शेयरिंग होता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास सभी पावर्स नहीं होती। ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट डू नॉट ओन ऑल द पावर्स। वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं अलग अलग लेवल्स पर, और ये सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी में होता है। क्योंकि अगर हम बात करेंगे डिक्टेटरशिप की, तो डिक्टेटरशिप में एक्चुअली क्या होता है? डिक्टेटरशिप में होता है वन पार्टी सिस्टम, और वो वन पार्टी जो है वो अपनी पावर ना तो किसी के साथ शेयर करती है, ना ही वो किसी को अथॉरिटी देते हैं अपनी पावर या अपने किसी भी तरह के रूल या डिसीजन में इंटरफेयर करने का। सेकेंड पॉइंट इज़ पावर। अब ये जो पावर शेयरिंग है ये एक्चुअली होती कैसे है और किन के बीच में होती है? पावर शेयरिंग जो है इट एक्चुअली गेट शेयर्ड अमंग लेजिस्लेचर, दोज हु आर द लॉ मेकर्स, एग्जीक्यूटिव जो कि डिसीज़न इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, डिसीज़न बनाते हैं, और जुडिशरी यानी कि हमारे जो कोर्ट सिस्टम है जहाँ पर फैसला लिया जाता है न्याय के अगेंस्ट, वो जो है सिस्टम मैनेज किया जाता है और उनको पावर जो है इनमें शेयर की जाती है। यानी कि हर लेवल के पास जो है अपनी कुछ अनलिमिटेड या लिमिटेड पावर्स हैं जिसको वो आपस में शेयर करते हैं। और ऐसा नहीं है कि इनकी पावर को आपस में चेक नहीं किया जाता, बाकायदा इनके जो रूल्स हैं उसको भी आपस में चेक भी किया जाता है। अब यहाँ पर हम जो है इस चैप्टर में दो केस स्टडीज़ के बारे में पढ़ेंगे, और उन दो केस स्टडीज़ में हम बात करेंगे दो कंट्रीज़ की। तो चलिए पहली केस स्टडी हम शुरू करते हैं। पहली केस स्टडी में जिस कंट्री की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है बेल्जियम। अब बेल्जियम जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट, बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है जो कि कहाँ लोकेटेड है? यूरोप में, और उसकी जो पॉपुलेशन है वो लगभग कितनी है? 1 करोड़। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि बेल्जियम जो है एक बहुत ही स्मॉल, एक बहुत ही छोटी कंट्री है। बेल्जियम जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है क्रिटिकल एक रेशियल कंपोजिशन है, यानी कि वहाँ पर जो पॉपुलेशन जो कंपोजिट हो रही है, जो पॉपुलेशन है वो कैसी है? वो अलग अलग रेसिस्ट, जिनको हम कहते हैं अलग अलग कम्युनिटीज़ की जो है बनी हुई है। दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कम्युनिटीज़। अब हम बात करेंगे कि वो जो टोटल पॉपुलेशन में है उसका कितना प्रोपोर्शन जो है किस कम्युनिटी का है। सो आप नोट करेंगे यहाँ पर पहला जो 59% रेशियो जो है वो एक्चुअली है फ्लेमिश रीजन का। फ्लेमिश के जो लोग हैं, फ्लेमिश रीजन के जो लोग हैं वो बोलते हैं कौन सी भाषा? डच। सो दे आर द डच स्पीकर। 40% जो रेशियो है वो जो लोग हैं वो हैं एक्चुअली फ्रेंच स्पीकर्स। और ये रीजन कौन सा है? ये रीजन है वेलोनिया रीजन। ध्यान दीजिए 59% जो हैं दे आर द डच स्पीकर्स एंड दे लिव्स इन फ्लैमिश रीजन, और जो बाकी के 40% हैं वो फ्रेंच स्पीकर्स हैं और वो रहते हैं वेलोनिया रीजन में। अब बाकी का जो 1% बचा, दे एक्चुअली लिव्स इन बेल्जियम एंड दे स्पीक जर्मन लैंग्वेज। तो यहाँ पर जो है 3 तरह का कॉम्पोजिशन जो है आपने देखा पॉपुलेशन में, डच स्पीकर्स, फ्रेंच स्पीकर्स एंड जर्मन स्पीकर्स। अब यहाँ पे हम बात करेंगे ब्रुसेल्स की। ब्रुसेल्स क्या है? ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम की कैपिटल है। ध्यान दीजिए बेल्जियम एक कंट्री है और ब्रुसेल्स उसकी कैपिटल है। अब ब्रुसेल्स में जो है सिनेरियो बिल्कुल उल्टा है। कौन सा सिनेरियो? पॉपुलेशन के कंपोजिशन का सिनेरियो। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 80% लोग जो हैं वो तो बोलते हैं फ्रेंच, जो कि पहले क्या था 40%, और यहाँ पर 20% जो है वो बोलते हैं डच, जो कि पहले क्या था 59%। यानी कि कंट्री को अगर हम देखें तो कंट्री में मेजॉरिटी किसकी है? डच स्पीकर्स की, जबकि ब्रुसेल्स में मेजॉरिटी किसकी है? फ्रेंच स्पीकर्स की। तो यहाँ पर इसी तरह ये जो है कॉम्प्लेक्शंस जो है स्टार्ट हुई यहाँ पर। अब
जो हमारी माइनॉरिटी थी, यानी कि जो डच स्पीकर्स थे ब्रुसेल्स में, वो एक्चुअली जो है बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, फ्रेंच लोगों से उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। फ्रेंच के जो लोग थे उनके पास जो है एक बहुत बड़ी पावर थी। एक्चुअली देखा जाए तो उनकी माइनॉरिटी थी। बेल्जियम की जब हम बात करें तो फ्रेंच स्पीकर्स की माइनॉरिटी थी, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा रिच और पावरफुल थे। यानी कि माइनॉरिटी होते होते भी उनके पास जो पावर थी और उनके पास जो पैसा था वो एज़ कम्पेयर टू डच स्पीकर्स बहुत ज़्यादा था। इसी वजह से डच जो लोग थे उनके बीच में और फ्रेंच स्पीकर्स के बीच में क्या थी, बहुत सारी टेंशन्स जो हैं चलती रहती थी। उसके कॉजेज़ ही हम पढ़ रहे हैं, जिसमें से पहला कॉज है कि फ्रेंच माइनॉरिटी जो थी वो बहुत ज़्यादा रिच और पावरफुल थी। अब ये जो बात है ये डच पीपल को पसंद नहीं थी और ना ही फ्रेंच स्पीकिंग पीपल को डच के जो लोग हैं पसंद थे। अब उसके अगला पॉइंट जो है, ये जो हैटर्ड थी, ये जो हेटनेस थी, ये जो क्या कहते हैं उनको जो नफ़रत थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और एक डिकेड यानी कि 1950 से 1960s का जो पीरियड था उसके बीच में इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में जो टेंशन है वो बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा राइज हो गई थी, टर्न इनटू क्लैशेस, वो क्लैशेस में टर्न हो गया था। अब डच स्पीकिंग के जो लोग थे उनके बारे में हमने पहले भी बात की है कि जो डच स्पीकर्स थे वो कंट्री में तो मेजॉरिटी पे थे, लेकिन कैपिटल में वो क्या थे, माइनॉरिटी में थे। तो ये सारे रीजंस थे जिनकी वजह से जो है टेंशन्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही थी। अब वहाँ पर क्या हुआ, बेल्जियम के जो लोग हैं उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ तरीके जो है इम्प्लीमेंट किए, उन्होंने कुछ चेंजेस जो हैं किए, जिनकी वजह से उनकी इकोनॉमी जो है क्या कर पाए, ग्रो कर पाए। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं पावर शेयरिंग के बारे में, तो ऑब्वियसली इन दोनों केसेस को पढ़कर जो है आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ पावर शेयरिंग जो है एक्चुअली वो डिज़ायरेबल है या नहीं, और अगर ये डिज़ायरेबल है तो उसे किस तरह से डील करे जाना चाहिए, यानी कि उसे किस तरह से जो है टैकल करना चाहिए। तो यहाँ पर बेल्जियम की जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया, उसने कुछ एक्सेप्टेंस किया। वो ये मानते थे कि हाँ ठीक है हमारी कंट्री में रीजनल डाइवर्जन्स हैं, और उन्होंने जो इस डाइवर्सिटी को जो है क्या किया, रिकॉग्नाइज़ किया। गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, किसकी गवर्नमेंट ने, बेल्जियम की गवर्नमेंट ने उस डाइवर्सिटी को, उन चेंजेस को जो है एक्सेप्ट किया, रिकॉग्नाइज़ किया और उसके अकॉर्डिंग ही पावर को डिवाइड करने का फ़ैसला लिया। अब ये जो रिकॉग्निशन थी ये किसकी थी, ये थी जो बहुत सारे रीजनल डिफरेंसेस थे, कहाँ पर, बेल्जियम में। कौन कौन से थे, डच स्पीकर्स, फ्रेंच स्पीकर्स और जर्मन स्पीकर्स। तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट पढ़ेंगे कि बेल्जियम में क्या क्या अकोमोडेशंस हुई, क्या क्या चेंजेस हुए। पहला आपने पढ़ लिया है, रिकॉग्नाइज़ किया गया डाइवर्सिटी को वहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा। सेकंड पॉइंट है, एक टाइम पीरियड था 1970 से 1993 का, क्या किया गया, इसके बीच में बेल्जियम का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको 4 बार चेंज किया गया, अमेंड किया गया। किस लिए, क्योंकि वो चाहते थे कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन की पॉलिसीज़ बने वो सबके हित में बने, किसी के भी लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नेगेटिव या यूज़लेस ना हो। अब उन्होंने जो है बेल्जियम मॉडल जो है उसको एक इनोवेटिव तरीके से जो है दोबारा से फ्रेम किया, दोबारा से उन्होंने उसे इनकलकेट किया। अब बेल्जियम मॉडल एक्चुअली है क्या, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, तो आप इस पर ध्यान दीजिए। बेल्जियम मॉडल में जो है उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए, उन्होंने चेंजेस किए, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डिसीज़न लिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसीज़न लिया कि जो उनके गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर्स कैसे होंगे, इक्वल, यानी कि दोनों कम्युनिटीज़ के जो मिनिस्टर्स हैं उनका जो रेशियो होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर वो क्या होगा, इक्वल। फॉर एग्ज़ाम्पल, नंबर ऑफ डच मिनिस्टर्स वुड बी एग्जैक्टली एज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्रेंच स्पीकर्स। कोई भी कम्युनिटी जो है ऐसी नहीं होगी जो डिसीज़न जो है खुद से बना पाएगी। दोनों की म्यूचुअल डिस्कशन जो है, म्यूचुअल कंसेंट जो है, राज़ीनामा जो है, दोनों का बहुत ज़रूरी था हर डिस्कशन को बनाने के लिए। नेक्स्ट जो अकोमोडेशन हुई वो क्या थी, यहाँ पर जो है पावर्स का जो है बंटवारा किया गया, ट्रांसफ़र किया गया। किनके बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारी पावर्स जो हैं किसको दे दी, स्टेट गवर्नमेंट को।
अब पावर, अभी हमने क्या पढ़ा था कि पावर किसी को देना, किसी के साथ पावर को यूज़ करना या डिवाइड करना क्या कहलाता है, पावर शेयरिंग कहलाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर थी वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई। रीज़न क्या था, ताकि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पर ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहे। नेक्स्ट इज़ एक जो फ्रेंच के लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने यह डिसाइड किया कि जो दोनों कम्युनिटीज़ हैं, जो दोनों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका भी जो न्यूमेरल है, जो उनका नंबर है, वो भी क्या रखा जाएगा, इक्वल रखा जाएगा। यानी कि ब्रुसेल्स में फ्रेंच पीपल ने यह डिसाइड किया कि दोनों कम्युनिटीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका जो है नंबर क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 10 रिप्रेजेंटेटिव डच के होंगे तो 10 रिप्रेजेंटेटिव ही किसके होंगे, फ्रेंच पीपल के होंगे, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी से होंगे। नेक्स्ट इज़ एक न्यू गवर्नमेंट बनाई गई। अब उस न्यू गवर्नमेंट का नाम क्या था, कम्युनिटी गवर्नमेंट। थोड़ा सा नाम पे ध्यान दीजिए, कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इस गवर्नमेंट का मेन उद्देश्य क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, सभी लैंग्वेजेस को, सभी रीजन्स को, सभी जो कम्युनिटीज़ हैं उनको इक्वल राइट्स दिलवाना, इक्वली उनके हित में काम करना। अब कम्युनिटी गवर्नमेंट को जो है पावर दी गई, इनके पास जो है कौन कौन सी पावर थी, इनके पास पावर थी कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़ की। नेक्स्ट है बेल्जियम मॉडल जो है उसके थ्रू क्या आउटपुट आया, उसका रिज़ल्ट क्या था। बेल्जियम ने जो इतने चेंजेस किए और बहुत ही वाइज डिसीजन लिए, अपनी सरकार को उन्होंने चेंज किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, बहुत सारी पॉलिसीज़ का जनरेशन उन्होंने किया, गवर्नमेंट में चेंज किए। अब इन सारों से क्या हुआ, क्या आउटपुट मिला, बेल्जियम मॉडल जो है उसने बेल्जियम को कैसे फ़ायदा पहुँचाया। पॉइंट नंबर 1, बेल्जियम मॉडल ने बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स जो कम्युनिटीज़ के बीच में हो रहे थे, जो एक टेंशन क्रिएट हो चुकी थी, उसको कम किया, बहुत ज़्यादा कम किया, अवॉइड किया। सेकेंड पॉइंट इज़ कि जब यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो क्या कर रहे थे, उन्होंने अपना एक यूरोपियन यूनियन बनाया था, तो उसमें उन्होंने क्या किया, ब्रुसेल्स जो कि क्या थी, आपने अभी पढ़ा, बेल्जियम की कैपिटल थी, ब्रुसेल्स को जो है हेड क्वार्टर चुना गया, किसके लिए, यूरोपियन यूनियन के लिए। क्योंकि ब्रुसेल्स में जो है एक लीडिंग एग्जांपल था, ये एक जो कैपिटल है ये एक रोल मॉडल बन चुकी थी पूरे वर्ल्ड के लिए, जहाँ पर जो है दोनों कम्युनिटीज़ को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही वाइजली जो है संभाला जा रहा था, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी कन्फ्लिक्ट के, बिना किसी इकोनॉमिक लॉस के। तो इस वजह से वर्किंग जो है बहुत अच्छी हो चुकी थी कंट्री की, किसी भी तरह का कोई सिविल वॉर नहीं था और स्मूथ रनिंग जो है इकोनॉमी की हो रही थी। और जैसे कि अभी पढ़ा आपने कि ब्रुसेल्स जो है उसे हेड क्वार्टर, एज अ हेड क्वार्टर जो है चूज़ किया गया यूरोपियन यूनियन के लिए। सो ये सारे पॉइंट थे हमारे बेल्जियम से रिलेटेड कि कैसे वहाँ पर क्या प्रॉब्लम आई और गवर्नमेंट ने जो है कैसे उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया, क्या सॉल्यूशन निकाला। नेक्स्ट कंट्री जो है हमारी केस स्टडी है वो है हमारी अबाउट श्रीलंका। अब श्रीलंका जो है उसका नाम आपने सुना है, बहुत ही जो कॉमन कंट्री है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे श्रीलंका के बारे में। सबसे पहले श्रीलंका जो है वो एक आइलैंड कंट्री, आइलैंड नेशन है, एक्चुअली आइलैंड कंट्री है। लोकेटेड कहाँ है, साउथ एशिया में, और पॉपुलेशन कितनी है, लगभग 2 करोड़। तो ये भी बहुत ज़्यादा आप नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा बड़ी कंट्री है, बट स्टिल बेल्जियम से बड़ी है। अब इसकी जो पॉपुलेशन है उसमें भी बहुत सारी क्या हैं, डाइवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। कैसे, यहाँ पर हम बात करेंगे कम्युनिटीज़ की। तो श्रीलंका में 2 कम्युनिटीज़ थी। पहली थी सिन्हाला स्पीकर्स और इनका रेशियो कितना था, 74%। और सेकंड कम्युनिटी थी तमिल स्पीकर्स, इनका रेशियो था 18%। अब ये जो सिन्हाला कम्युनिटी थी, जैसे कि आप देख रहे हैं 74% इनका रेशियो था, तो बट ऑब्वियस है कि मेजॉरिटी किसकी है, सिन्हाला की, और माइनॉरिटी किसकी है, तमिल की। मूविंग ऑन, तमिल जो कम्युनिटी थी उनके भी फर्दर 2 पार्ट थे। पहला था श्रीलंकन तमिल्स जिनका रेशियो था 13% और 5% थे इंडियन तमिल्स। डिफरेंस क्या है दोनों में, हम ये बात करेंगे। अब श्रीलंकन तमिल्स जो हैं इनके नेटिव्स क्या थे, इनके नेटिव्स जो है श्रीलंका से ही थे। हालांकि वो उनका जो लैंग्वेज ऑप्टिमिज्म था वो था तमिल लैंग्वेज। और इंडियन तमिल्स जो है इनके नेटिव्स जो हैं किसी टाइम पे जो है, बहुत पुराने टाइम पे जो है इंडिया से वहाँ शिफ्ट हुए थे, माइग्रेट हुए थे। तो 2 कैटेगरीज बनी तमिल के आगे, तमिल स्पीकर्स के आगे, श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन
तमिल्स। मूविंग ऑन, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डेंसिटी की। तो श्रीलंकन तमिल्स जो है वो कहाँ ज़्यादा थे? इन द नॉर्थ एंड ईस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पे डाइवर्सिटी का, वो यह है कि सिन्हाला जो थे वो फॉलो करते थे बुद्धिस्ट कल्चर को, और जो तमिल्स थे वो मेजॉरिटी में थे हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के। तो यहाँ पे क्या हुआ? रीजनल डिफरेंसेस आया, लैंग्वेज डिफरेंसेस आया, कल्चर डिफरेंसेस आया। इनके अलावा जो 7% का रेशियो था वो था वहाँ पर क्रिश्चियंस लोगों का, और ये जो क्रिश्चियन लोग थे ये लगभग जो है मिक्स थे, यानी कि इसमें तमिलियंस भी थे और सिन्हालीज भी थे। नाउ अब यहाँ पर एक टर्म है आपकी मेजॉरिटेरियनिज्म, जहाँ पर श्रीलंका जो है उसमें क्या हो रहा था? मेजॉरिटी जो है कंट्री को रूल कर रही थी, डोमिनेट कर रही थी। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि कैसे जो है इस कंट्री को नुकसान हुआ, या आप ये लगा लीजिए कि कैसे इस कंट्री को सेटबैक मिला। सो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कुछ पॉइंट्स की कि टेंशन जो है वो कब अराइज़ हुई और कैसे अराइज़ हुई। तो पहला पॉइंट है आपका, श्रीलंका जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ इन द ईयर 1948। सिन्हाला कम्युनिटी मेजॉरिटी में थी, जैसे कि अभी हमने पढ़ा 74% जो है उनका रेशियो था। तो सिन्हाला कम्युनिटी जो कि मेजॉरिटी में थी, उसने क्या किया? उसने गवर्नमेंट को जो है अपनी पावर से डोमिनेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि सिन्हाला मेजॉरिटी में थी तो बट ऑब्वियस है कि गवर्नमेंट भी उनकी बनेगी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? वो मेथड्स अडॉप्ट करने शुरू किए, जिसकी वजह से श्रीलंका में जो है सिन्हाला पावर इस्टेब्लिश होने लगी थी, बनने लगी थी, उनका दबाव जो है, दबदबा जो है बनने लगा था। अब सिन्हाला ने, जो सिन्हालीज कम्युनिटी थी, उसने पावर में आते ही सबसे पहले क्या किया? इन द ईयर 1956 उन्होंने एक एक्ट पास किया। एक्ट में क्या था? उन्होंने सिन्हाला जो उनकी लैंग्वेज थी, उस लैंग्वेज को उन्होंने क्या कर दिया? ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया, यानी कि वहाँ पर सिन्हालीज जो है उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज बन चुकी थी इन द ईयर 1956। उसके बाद जो हाई पोजीशंस थी, जो गवर्नमेंट जॉब्स थी, वो भी उन्होंने क्या किया? सिर्फ सिन्हाला पे कम्युनिटी को देने का फैसला किया कि जो भी ऑफिशियल यूनिवर्सिटी या जो भी अच्छी जॉब्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेंगी? सिन्हाला कम्युनिटी के लोगों को ही मिलेंगी। कॉन्स्टिट्यूशन जो है अब उसने एक और चेंज किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा? वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन ने कि जी अब क्या किया जाएगा? अब प्रोटेक्शन और एनकरेजमेंट होगा बुद्धिज़्म रिलीजन का। बुद्धिस्ट कल्चर जो है उसको बहुत ज़्यादा इन्फोर्स किया जाएगा, उसे अब जो है इम्प्लाई किया जाएगा श्रीलंका कंट्री में। अब ये सारे जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ थी, जो चेंजेस आ रहे थे सिन्हालास के डोमिनेंस में आने के बाद, पावर में आने के बाद, ये एक्चुअली जो है डिस्टर्बिंग था किसके लिए? तमिलियंस के लिए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो है उनको मतलब फील हो रहा था दैट दे आर बीइंग इग्नोर्ड। कहीं ना कहीं उनको जो है अलोन फील हो रहा था कि इतनी बड़ी कंट्री में जो है वो लोग सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं? गुलामी कर रहे हैं सिन्हालीज़ की। उनके किसी भी राइट को, किसी भी पॉलिसी को ना तो एक्सेप्ट किया जा रहा है और टोटली डिनाई किया जा रहा है। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि उनके लैंग्वेज और कल्चर जो हैं वो किस में है? वो एक डेंजर में है, उन पे एक ख़तरा है, कहीं वो उसे खो ना दें। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक डिमांड रेज़ की। उन्होंने दे स्टार्टेड एक्चुअली आस्किंग फॉर रिकग्निशन ऑफ व्हाट? उन्होंने डिमांड किया कि यहाँ पर रिकग्निशन हो तमिल रीजनल ऑटोनॉमी का, यानी कि एक इंडिपेंडेंस जो है उन्हें मिले, तमिल रीजनल इंडिपेंडेंस। यानी कि वो ये चाहते थे कि उनकी जो रीजन है उस पर्टिकुलर एरिया में क्या हो? तमिलियंस का जो है डोमिनेंस हो, तमिलियंस का जो है प्रॉपर वहाँ पर रूलशिप हो। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी की कंट्री में चाहे सिन्हालीज अपना डोमिनेंस चलाते रहे, नो प्रॉब्लम, लेकिन तमिलियंस चाहते थे कि एक रीजनल ऑटोनॉमी, वो चाहते थे कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हो। सब तरह की जो उनकी पॉलिटिकल राइट्स हैं या जो भी उन्हें वो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, डिफरेंस हो रहा था जॉब्स, अच्छी जॉब्स मिलने में, वो चाहते थे कि यह सब जो है बंद हो जाए। लेकिन क्या हुआ? उनकी डिमांड्स को बार बार जो है क्या किया जा रहा था? डिनाइड किया जा रहा था, उन्हें जो है ठुकराया जा रहा था। बाय हुम? बाय द सिन्हालीज। और फाइनली जो है इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से क्लैशेस जो हैं शुरू हो गए अमंग हुम? अमंग सिन्हालास एंड तमिलियंस।
इवन 1980 में तमिलियंस ने एक सेपरेट स्टेट तक की डिमांड कर दी थी। वो चाहते थे कि जी ठीक है, हम यहाँ पर नहीं गुजारा कर सकते, हमें एक सेपरेट स्टेट जो है इशू कर दो, बाकी का पूरा जो कंट्री है वो सिन्हालाज रन करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो श्रीलंकन तमिल्स जो हैं उन्होंने क्या क्या डिमांड्स की आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उन्होंने तमिल को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने को कहा। उन्होंने चाहा, जो अभी मैंने आपको बताया, एक इंडिपेंडेंस जो है, ऑटोनॉमी जो है उन्होंने डिमांड की रीजन में, कि उनके रीजन में जो है सेल्फ रूल हो। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ उन्होंने मांगी जॉब और एजुकेशन में। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि 1980 में वो इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके थे कि उन्होंने एक अलग से इंडिपेंडेंट तमिल ईलम का मतलब होता है स्टेट जो है मांग ली थी। उनकी डिमांड्स को जो है बार बार डिनाई किया गया। रिज़ल्ट क्या हुआ, एक सिविल वॉर जो है शुरू हो गया बिटवीन द श्रीलंकन तमिल्स एंड द सिन्हालीज। और इस सिविल वॉर के रिज़ल्ट्स क्या हुए ये हम पढ़ते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जब वॉर होगा, सिविल वॉर होगा, तो कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा क्या होती जाएगी, इंटेंसिफाइंग, बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। ऐसे ही हो रहा था। इन दोनों कम्युनिटीज़ के आपस के जो रिलेशंस थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे थे। बहुत सारे लोग जो हैं इसमें मारे जा रहे थे दोनों कम्युनिटीज़ के। इसके अलावा एक बहुत ही ज़्यादा टेरिबल सेटबैक मिला श्रीलंकन इकॉनमी को। श्रीलंका की इकॉनमी जो कि बहुत डेवलप्ड मानी जाती है, बहुत ही अच्छी मानी जाती है, उसको एक हैवी लॉस से जो है गुजरना पड़ा, सफ़र करना पड़ा ड्यू टू दीज सिविल वॉर्स। अब हमारा अगला टॉपिक है लर्निंग्स। अब ये दो केसेस आपने पढ़े जहाँ पर आपने बेल्जियम के बारे में पढ़ा, कल्चरल डिफरेंसेस वहाँ भी थे, माइनॉरिटी मेजॉरिटी वहाँ भी थी। सिमिलरली श्रीलंका का आपने केस पढ़ा कि कल्चर डिफरेंसेस यहाँ भी है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी यहाँ भी है, लेकिन दोनों का जो तरीका था प्रॉब्लम को डील करने का वो बिल्कुल डिफरेंट था। जहाँ बेल्जियम ने बहुत ही सूझबूझ से एक रैशनैलिटी से अपना डिसीज़न लिया, वहाँ पर श्रीलंका ने क्या किया, उस चीज़ को एग्रेशन में टर्न कर दिया, सिविल वॉर में टर्न कर दिया, जिसकी वजह से इकॉनमी को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ। तो बेल्जियम ने दिखाया हमें, बेल्जियम ने शो किया कि यूनिटी जो है वो तभी अचीव की जा सकती है जब आप सभी कम्युनिटीज़ और रीजन्स की रिस्पेक्ट करोगे, फीलिंग्स की, उनके कल्चरल डिफरेंसेस की, उनके लैंग्वेज की, सबकी रिस्पेक्ट करोगे। एंड श्रीलंका ने शो क्या किया, श्रीलंका ने ये शो किया कि अगर मेजॉरिटी जो पावर होगी, अगर वो डोमिनेट करेगी सबको, तो वो उस यूनिटी को क्या कर देगी, तबाह कर देगी। यानी कि यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फेल्ड। सो आज इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन।